हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट संज्ञानात्मक विकास, जिसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था जीन पियाजे का, और उसी संज्ञानात्मक विकास की अगली कड़ी में जो दूसरा नाम आता है स्टूडेंट्स, लेव वाइगोत्स्की। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञानात्मक विकास और लेव वाइगोत्स्की कि भाई संज्ञानात्मक विकास के बारे में लेव वाइगोत्स्की की क्या विचारधारा थी, इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है। और अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जैसे कि अभी रिसेंटली जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, तो अकेले लेव वाइगोत्स्की से वहां पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो कहने को ये एक थ्योरी है, लेकिन आप मान के चलो यहाँ से आपको क्वेश्चनों की संख्या 1 भी मिल सकती है और 2 भी मिल सकती है। 2 मिलने की पूरी संभावना रहेगी। एक एक पॉइंट में आपका अच्छे से क्लियर करवाता जाऊंगा स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास में हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट्स? लेव वाइगोत्स्की की। आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है। हेडिंग देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड वाइगोत्स्की, संज्ञानात्मक विकास तथा वाइगोत्स्की। और अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई वाइगोत्स्की जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं। तो वाइगोत्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट है, ये रूस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और दूसरा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में जिस चीज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई वो स्टूडेंट्स ये बात करते हैं अपनी थ्योरी में, समाज तथा संस्कृति के बच्चे के सीखने में समाज तथा उसकी संस्कृति का बहुत अहम रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम कहते हैं, देखिएगा हिंदी नाम मैंने लिखा हुआ है, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी बताई है? समाज और संस्कृति की। इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया स्टूडेंट्स? थ्योरी का नाम क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर क्या आ जाएगा? लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पूरा नाम क्या है? लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। लिख भी देता हूं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा, लेव सिमोनोविच। कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है ना, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मुद्दे की बात पे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाई बच्चा जो है वो अकेला नहीं सीख सकता, उसके सीखने में जो समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी बच्चा जितना अपने सोसाइटी और कल्चर के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्क्रिया करेगा, उतना ही उसके सीखने में क्या होगा? विस्तार होगा। उसकी परास जो है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? बढ़ जाएगी। देखो एग्जैक्ट लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मकता का विकास अपने से अधिक सक्षम व्यक्तियों के साथ अंतर्क्रिया करने से होता है। तो मैंने आपको बताया ही था कि इन्होंने सीखने में सोशल इंटरेक्शन की भूमिका को क्या बताया है? महत्वपूर्ण बताया है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा कोरिलेट करके बताऊंगा। हमने इससे पहले क्या पढ़ाया था? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में खुद लर्नर की, खुद अधिगमकर्ता की भूमिका को क्या बताया था? महत्वपूर्ण बताया था। और उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है वो अकेले ही सीखता है, इंडिविजुअली सीखता है, अलोन सीखता है, किसी की मदद की उसको आवश्यकता नहीं होती। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। उसी के विपरीत लेव वाइगोत्स्की की यदि हम बात करें तो वाइगोत्स्की कहता कि बच्चा अकेले सारी चीजें नहीं सीखता, उसको सीखने के अंदर सक्षम व्यक्तियों की सहायता से भी बच्चा क्या करता है? सीखता है। और इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? इंटरेक्ट करना पड़ता है, अंतर्क्रिया करनी पड़ती है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हुआ? जीन पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? व्यक्तिगत, जबकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया या संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है? सामाजिक। क्यों? क्योंकि वो अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क में आकर उनसे अंतर्क्रिया करके सीखता है।
इसीलिए लेव वाइगोस्की को सामाजिक निर्मितवादी भी कहा जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी इसको कहा जाता है, जबकि जीन पियाजे को हमने क्या नाम दिया था, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट नाम दिया था। उनको व्यक्तिवादी जो है या अकेले सीखने की प्रक्रिया की वहां पर बात किसने की थी स्टूडेंट्स, जीन पियाजे ने। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई व्यक्तिगत निर्मितवाद की बात कौन करता है, जीन पियाजे, और सामाजिक निर्मितवाद की बात कौन करता है, आपके लेव वाइगोस्की। अब लेव वाइगोस्की ने अपने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जिन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया, जिनको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, उनको मैं आपके लिए एक ग्राफिक्स के माध्यम से लेकर आया हूं। समझते हैं एक स्लाइड के माध्यम से। उससे पहले स्टूडेंट्स आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें देखो एक नाम क्या आ गया, रशियन साइकोलॉजिस्ट। दूसरा क्वेश्चन किसका बन सकता है, सिमोनोविच। और तीसरा सीखने में क्या करता है, अपने से अधिक सक्षम व्यक्तियों के साथ क्या करता है, अंतरक्रिया करता है, यानी दूसरे व्यक्तियों की क्या लेता है, सीखने में हेल्प लेता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने एक हेडिंग डाला हुआ यहां पर, ये जो 3 नाम हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 नामों में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनेगा ही। देखिएगा हेडिंग क्या लगाया हुआ है, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ वाइगोस्की थ्योरी। तो वाइगोस्की के सिद्धांत के मेन पहलू या मेन आयाम क्या है, तो ये स्टूडेंट्स अपनी थ्योरी में मेन 3 चीजों की बात करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला नाम आता है स्टूडेंट्स ZPD। क्या नाम आ रहा है, ZPD। ZPD को हम स्टूडेंट्स कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैं लिख देता हूं साइड में हिंदी में, ZPD का यहां पर मतलब क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या हिंदी में हम इसको कह सकते हैं सामीप्य विकास का सिद्धांत, या समीपस्थ विकास का सिद्धांत, या निकट विकास का सिद्धांत। लिख देता हूं मैं साथ साथ हिंदी में ही, इसको हम क्या कह सकते हैं, समीपस्थ या निकट विकास का सिद्धांत। ये हो गया स्टूडेंट्स हिंदी नाम। अब ZPD होता क्या है, अभी मैं आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा। ZPD के बाद में स्टूडेंट्स दूसरा नाम यहां पर क्या आ रहा है, MKO। MKO को हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। MKO को हम क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। अभी मैंने आपको जब अर्थ बताया था संज्ञानात्मक विकास की, वाइगोस्की की थ्योरी का, तो मैंने वहां पर एक नाम लिखा था कि बच्चा सक्षम व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया करके सीखता है। तो सक्षम व्यक्ति को हम यहां पर इंग्लिश में नाम क्या दे देंगे, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिनको अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, वही आपकी सीखने में क्या कर पाएंगे, आपकी हेल्प कर पाएंगे, आपकी मदद कर पाएंगे। तो MKO का यहां पर मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोर नॉलेजेबल, और O का अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर, अदर। ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरा नाम आ रहा है यहां पर स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग को हम कहते हैं स्टूडेंट्स मचान, या फिर इसको हम ढांचा, या कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी, या सहारा नाम हम इसको दे सकते हैं। ये है क्या, इन तीनों वर्ड को मैं एक एक करके आपके स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करूंगा। आप सबसे पहले ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। टाइटल क्या दिया हुआ है कि मेन किन चीजों को इसमें शामिल किया गया है, आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इस अगली कड़ी में स्टूडेंट्स हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि भाई ZPD होता क्या है। ठीक है, एक एक करके सीक्वेंस में हम चलते जाएंगे। देखिएगा एक नाम लिखा हुआ ZPD, मैंने अभी आपको बताया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या इसी को ही हमने हिंदी में क्या कहा था, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो ये होता क्या है, पहले इसको हम समझते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखो आपने देखा होगा कि भाई कोई भी बच्चा सीखता है तो सबसे पहले वो अपने काम को क्या करता है, स्टार्ट करता है। इसके लिए उसमें विल पावर का होना जरूरी है, उसका मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चा खुद ही सीखने की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा सारी चीजें अकेला नहीं सीख सकता, वो अपने संज्ञान या ज्ञान का निर्माण अकेला नहीं कर सकता, उसको दूसरों के मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो
तो इन्होंने क्या किया, लेव वाइगोस्की ने अपने ही बच्चों के ऊपर स्टडी की, अध्ययन किया, और इसके साथ साथ दो अलग अलग बच्चों पे भी अध्ययन किया। मैं आपको बता देता हूं क्या था। इन्होंने क्या किया, एक बच्चा जो है वो केवल अकेला सीख रहा है, वो कितना सीखा वो उन्होंने आकलन किया, उसको मेजर किया। उसके बाद में एक दूसरा बच्चा जो खुद पहले कितना सीखा, और फिर किसी दूसरे ने उसकी क्या की, मदद की, और दूसरों की मदद के कारण वो कितना सीख पाया। तो इन दोनों के अंदर क्या देखने को मिला, अंतर देखने को मिला। जो दूसरों के मदद से सीख रहा, यानी सक्षम व्यक्तियों के साथ अंतर क्रिया सीख रहा है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो वहां पर कंपैरेटिवली क्या मिली स्टूडेंट्स, ज्यादा मिली। तो ZPD का मतलब यही है कि बच्चा अकेला कितना सीख सकता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के द्वारा कितना सीख सकता है। तो अकेले सीखने और किसी की मदद के द्वारा सीखने के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, उसको हम नाम क्या देते हैं, ZPD नाम देते हैं। देखिएगा, देखो यहां पर ये जो पहला सर्किल है इसमें लिखा हुआ है कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी बच्चा स्वतंत्र रूप से बिना किसी की मदद से खुद कितना किसी कार्य को कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो ये डैश डैश करके एक नाम लिखा हुआ ZPD, और उसके बाद एक सर्किल और बना हुआ है जिसको लिखा हुआ कैन डू इफ गाइडेड, कि यदि बच्चे को गाइड किया जाए, उसको सही मार्गदर्शन दिया जाए, तब वो कितना सीख सकता है। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये देखो, ये इन दोनों के बीच का क्या आ गया स्टूडेंट्स, डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया यहां पर। इस अंतर को हमने यहां पर नाम क्या दिया है, ZPD नाम दिया है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि बच्चा अकेले कितना सीख सकता है और वो किसी की मदद लेकर कितना सीख सकता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ZPD या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र या सिद्धांत हम इसको कहते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा हुआ भी, ये देखो, ये ZPD बराबर क्या होता है, ताकि आपको एक लैंग्वेज में अच्छे से याद हो जाए कि ZPD बराबर संभाव्य क्षमता, कि वास्तव में उस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, माइनस वास्तविक क्षमता। ठीक है ना भाई, एक्चुअल पोटेंशियल क्या था जब बच्चा क्या कर रहा था। देखो, वास्तविक क्षमता का संबंध हम किससे जोड़ेंगे, जब बच्चा इंडिपेंडेंटली सीख रहा है, स्वतंत्र या अकेला सीख रहा है। फिर यदि उसकी किसी के द्वारा हेल्प की जाए तो वास्तव में वो और कितना अच्छा सीख सकता है, जिसको हम स्टूडेंट्स नाम क्या देते हैं, संभाव्य क्षमता, जिसको ऊपर लिखा हुआ कैन डू इफ गाइडेड। तो संभाव्य क्षमता, यदि उसको गाइड किया गया तो वास्तव में ये संभावना रहती है, ये प्रेडिक्टिबिलिटी रहती है कि वास्तव में वो इतना ज्यादा भी सीख सकता, किसके द्वारा, किसी की मदद के द्वारा। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है स्टूडेंट्स, उसको हमने नाम क्या दिया है, ZPD। बहुत लाइव एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ZPD के साथ साथ एक और चीज का देखो, मैंने यहां पर एक स्टार मार्क करके एक वर्ड लिखा हुआ, इनर स्पीच। ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। आपसे पूछा जा सकता है कि द टर्म इनर स्पीच इज कॉइंड बाय, कि जो आंतरिक संभाषण जो होता है, इनर स्पीच को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आंतरिक संभाषण। लिख देता हूं स्टूडेंट्स में, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, आंतरिक संभाषण, यानी खुद से ही बात करना। कैसे करते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो आंतरिक संभाषण जो शब्द है, इस टर्म को किसने डेवलप किया, इसको सबसे पहले किसने यूज किया, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कि ये टर्म जो है वो किसके द्वारा यूज की गई, लेव वाइगोस्की के द्वारा। अब ये है क्या, आपको मैं बताता हूं। आंतरिक संभाषण का मतलब होता है खुद से ही बात करना, अपने मन ही मन में बात करना। एक तरफ से हम इसको कह सकते हैं कि ये कैसे आपके सीखने में, आपके लर्निंग को, आपके संज्ञान को इंप्रूव करता है। तो मैं आपको बता देता हूं, कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके आमने सामने कोई भी नहीं है, आप अपने आप से, अपने माइंड में ही जो है आप बातें कर रहे हैं कि यार वास्तव में जो है सिचुएशन ये है, मैंने अभी इतना किया है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे अभी इतना करना बाकी है। यानी सीधा सीधा खुद को इवेल्युएट करना, आपको सामने से कोई बताने वाला नहीं है,
आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हो, आप अपने आप से ही सवाल जवाब कर रहे हो और आप खुद को ही क्या दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार से मैं अपनी प्रक्रिया में सुधार कर सकता हूं। तो इसको हमने स्टूडेंट्स नाम क्या दिया है, आंतरिक संभाषण या इनर स्पीच। एक और एग्जांपल दे देता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में बैठे हो और आपकी अपने किसी दोस्त से किसी बात को लेके तू में या बहस हो गई और वहां पर एग्रेशन में आके आपने उसको बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन अब उस सिचुएशन से निपटने के बाद में आप अपने घर आ जाते हो और अपने घर में जब आप अकेले बैठे रहते हो उस चीज को आप फिर से अपने माइंड में लेके आते हो कि यार बात तो इतनी ज़्यादा बड़ी थी नहीं, मैंने ज़्यादा ही एग्रेशन दिखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो आप निर्देश दे रहे हो किसको दे रहे हो, अपने आप को ही दे रहे हो, यानी आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हो। इसके द्वारा भी आप अपने जो नेचर में है वो क्या ला सकते हो, बदलाव ला सकते हो। आप अपने के सीखने के तरीके में भी क्या ला सकते हो, बदलाव ला सकते हो स्टूडेंट्स, जिसको हमने नाम क्या दिया है, इनर स्पीच। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आंतरिक संभाषण के बारे में किसने बताया या ये शब्द किसके द्वारा यूज किया गया। आपको ऑप्शन मिलेंगे, तीनों ही संज्ञानवादियों के नाम होंगे, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेव वाइगोस्की। अब मैंने आपको जो समझाया है अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी में राइट डाउन भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा यहां पर जो अगला नाम अपने आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण नाम है। देखो एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है स्कैफ फोल्डिंग। क्या वर्ड लिखा हुआ है, स्कैफ फोल्डिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहारा, यानी किसी की हेल्प करना, मदद करना, या मचान। मचान आपने देखा ही होगा ना, जिसकी सहायता से हम ऊपर चढ़ते हैं, यानी वो भी आपको क्या देता है, सहारा देने का। दूसरा टर्म हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, मचान। और तीसरा वर्ड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ढांचा। ठीक है ना। तो ये तीन नाम याद करने से बेटर है आप वर्ड याद करो स्कैफ फोल्डिंग, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने हिंदी में ऐसे स्कैफ फोल्डिंग लिख के दे दिया। तो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। अब हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्कैफ फोल्डिंग, स्कैफ फोल्डिंग होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, स्कैफ फोल्डिंग जो होती है वो मदद होती है, किसी के द्वारा की हुई हेल्प होती है, जिसकी सहायता से बच्चा क्या करता है, अपने सीखने की जो है वृद्धि को क्या कर लेता है, अपने सीखने की दर को बढ़ा लेता है, अपने कार्य क्षेत्र का जो रेंज है, जो परास है, उसका क्या कर लेता है, विस्तार कर लेता है। कैसे, मतलब बच्चा खुद सीख रहा था, वो खुद सारी चीजें नहीं सीख पा रहा, अब वहां पर उसको किसी की हेल्प की जरूरत है। अब उसकी हेल्प करेगा कौन, जिसको जो उससे ज्यादा जानता हो, जिसको हम नाम क्या देते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। और जब किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा MKO के द्वारा उस बच्चे की हेल्प की जाएगी तो बच्चे के जो सीखने की दर वहां पर बढ़ जाएगी, उसकी रेंज बढ़ जाएगी, उसके कार्य क्षेत्र का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, विस्तार हो जाएगा, जिसको हम नाम क्या देते हैं, स्कैफ फोल्डिंग। अब ये होता क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखो ये कोई बच्चा है जो किसी कार्य को क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस बच्चे को सीखने के दौरान क्या आई, कठिनाई आई, डिफिकल्टी आई, तो इसको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी। अब हेल्प करेगा कौन, जो उस बच्चे से बहुत ज्यादा जानता हो वही करेगा। तो हेल्प करने वाले को हमने यहां पर नाम क्या दिया है, MKO। पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूं, मोर नॉलेजेबल अदर। पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया था, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो MKO कौन है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके हेल्प करने वाला, है ना। आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता जा रहा हूं, बिल्कुल किताबी लैंग्वेज के बाहर एकदम कॉन्सेप्ट वाली चीज में आपको बता रहा हूं। तो जो आपकी हेल्प करेगा वो कौन होगा, MKO होगा, मोर नॉलेजेबल अदर होगा। तो जब किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा MKO के द्वारा आपकी क्या की जाएगी, हेल्प की जाएगी, तो इससे आपका जो रेंज है, रेंज को हम स्टूडेंट्स कहते हैं परास, या इसको हम ये भी कह सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में क्या हो गया,
सुधार हो गया, या आपके कार्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। किसके द्वारा, आपकी हेल्प करने के कारण, एमकेओ के कारण आपके कार्य क्षेत्र में क्या हो गया, सुधार हो गया, ग्रोथ हो गई, इंप्रूव इन रेंज। ठीक है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्केप फोल्डिंग कहते हैं। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, स्केप फोल्डिंग होती तो हेल्प है। अब यहां पर कई लोगों को है ना थोड़ा माइंड में मतलब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई जेडपीडी में भी हमने क्या पढ़ा था कि बच्चा अकेला कितना सीखता है और किसी की मदद के द्वारा कितना सीखता है, उन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है ना, वो बात बिल्कुल आपने अच्छे से समझ ली जेडपीडी में। यहां पर भी क्या हो रही है, हेल्प हो रही है। लेकिन जो यहां पर मेजर डिफरेंस है मैं आपको एक ही लाइन में आपको मैं समझा दूंगा। स्केप फोल्डिंग में मदद तो की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको अंगुली पकड़ के आसमान तक ले जाए, यानी हर टाइम हमेशा आपकी मदद नहीं होगी। ये हेल्प तो होती है, लेकिन ये मतलब जो हेल्प जो होती है वो टेम्परेरी होती है, अल्पकालिक होती है। कैसे, जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो जब तक साइकिल के पेडल मार रहा है वो चला रहा, जब तक आप उसके पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हो, ये स्केप फोल्डिंग नहीं होता है। उस बच्चे को आपने साइकिल पे बिठाने में और हैंडल को कैसे कंट्रोल करना है, उसको हैंडल आपने पकड़वा दिया और थोड़ा सा आपने उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया, आपने उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया। उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो बच्चा अपने आप ही सीखेगा। यानी स्केप फोल्डिंग आपको क्या कर देता है, एक हल्का सा पुश करता है, आपकी मदद तो करता है, लेकिन वो मदद कैसी होती है, टेम्परेरी होती है, अल्पकालिक होती है। वो आपको क्रैमिंग नहीं करवाएंगे, रटवाएंगे नहीं, थोड़ा सा सहारा देकर आपको क्या कर देंगे, वो आगे बढ़ा देंगे। तो एक नाम लिख रहा हूं स्टूडेंट्स में यहां पर, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। स्केप फोल्डिंग जो होती है वो टेम्परेरी हेल्प होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्पकालिक मदद। ठीक है ना। तो याद रखना, जहां पर भी आपको टेम्परेरी हेल्प का नाम मिल जाए स्टूडेंट्स, तो टेम्परेरी हेल्प का सीधा सीधा संबंध किससे हो जाएगा, स्केप फोल्डिंग से। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कैसे, आपने देखा होगा जैसे क्रिकेट सभी देखते हैं, तो कोई बैट्समैन है, वो मतलब उसको अपने बैट को स्ट्रांस कैसे लेना है, ठीक है ना, तो जो उसका जो कोच होता है वो उसके स्ट्रांस में सुधार कर सकता है कि भाई आपको स्ट्रेट यदि खेलना है तो बिल्कुल इसको बॉटम को थोड़ा उठा के रखो, है ना, ताकि आपका जो शॉट है वो ज़्यादा लंबा जाएगा। और यदि आपको कवर के क्षेत्र में खेलना है तो आपको एक जो आपका जो पैर है उसको पीछे ले जाकर और फिर आपको उसको कवर के क्षेत्र में खेलना है। तो यहाँ पर यानी आपको वो क्या करता है, गाइड कर रहा है, एक टेम्परेरी हेल्प आपको दे रहा है। बाकी वास्तव में वो सारी चीज़ें अप्लाई किसको करनी है, खुद को ही करनी है। तो स्केप फोल्डिंग आपको क्या करता है, पुश करता है, हेल्प करता है, अल्पकालिक मदद करता है। सारा का सारा काम आपका मदद के द्वारा वहां पर नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अल्पकालिक मदद का मतलब क्या हो गया, स्केप फोल्डिंग। ठीक है, अब यहां पर जो आपकी हेल्प करने वाला है वो कौन है, एमकेओ। और स्केप फोल्डिंग के द्वारा क्या हो गई, आपका रेंज या कार्य क्षेत्र में क्या हो गई स्टूडेंट्स, वृद्धि हो गई। तो तीन नाम अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। जेडपीडी क्या था, जो संभाव्य विकास है और वास्तविक क्षमता जो है उसके बीच का अंतर। फिर स्केप फोल्डिंग क्या था, टेम्परेरी हेल्प थी, अल्पकालिक वहां पर क्या थी, मदद थी। ठीक है, और जो आपकी मदद कर रहा है, जो ज्यादा सक्षम व्यक्ति आपको जो मदद कर रहा है उसको हमने नाम क्या दिया, एमकेओ। तो ये तीन मेजर एस्पेक्ट थे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन हिट हो सकता है, क्योंकि जनरली सभी लोग यही सोचते हैं कि भाई जो स्केप फोल्डिंग है इसको हम वाइगोस्की की थ्योरी में पढ़ रहे हैं, तो ये वर्ड भी किसके द्वारा दिया हुआ होगा, वाइगोस्की के द्वारा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्केप फोल्डिंग वर्ड का जो यूज है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो उसका आंसर स्टूडेंट्स वाइगोस्की की बजाय क्या आएगा आपका, जेरोम ब्रूनर। लेकिन आपसे पूछे कि स्केप फोल्डिंग की विस्तृत व्याख्या किसने की, इसको प्रैक्टिकली तौर पे अप्लाई किसने किया, तब उसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, लेव वाइगोस्की। तो देखो स्टूडेंट्स, पढ़ते आप बहुत सारी जगह आपको ऑनलाइन जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है आपकी, वो मैं आपकी यहां पर डेवलप कर रहा हूं, ताकि पढ़ के आप क्वेश्चन भी राइट कर पाओ, आप वहां पर आपको वास्तविक तौर पे उसका क्या मिल सके, लाभ मिल सके। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट्स, जो स्केप फोल्डिंग वर्ड है
वो सर्वप्रथम किसने दिया, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जेरोम ब्रूनर। जस्ट अ सेकेंड। तो ये वर्ड सर्वप्रथम किसने दिया, तब उसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जेरोम ब्रूनर। ठीक है। और यदि आपसे पूछ लेवे कि स्केफ फोल्डिंग की विस्तृत व्याख्या किसने की या इसको प्रैक्टिकली अप्लाई इसको किसने किया, तो विस्तृत व्याख्या में स्टूडेंट्स आपके नाम क्या आ जाएगा, लेव सिमोनोविच वाइगोस्की, जो कि क्या है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है। तो इस बोर्ड पे लिखी हुई एक एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बन सकती है, सारा मैंने देखो लिख दिया है। एमकेओ का क्वेश्चन क्या बनेगा, हेल्प करने वाला। इसके फोल्डिंग क्या होती है, अल्पकालिक मदद। इसके फोल्डिंग आपसे पूछ लिया कि किसी के कार्य क्षेत्र में सुधार या वृद्धि हो रही है, इसका संबंध किससे है, आंसर क्या हो जाएगा, इसके फोल्डिंग। या आपसे पूछ लिया कि इसके फोल्डिंग वर्ड सबसे पहले किसने दिया, जेरोम ब्रूनर। या आपसे पूछ लिया कि इसकी विस्तृत व्याख्या किसने की, वाइगोस्की ने। तो मैंने सारा आपको समझा के क्वेश्चन के फॉर्म में भी बता दिया है। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट्स। अब इसी अगली कड़ी में स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो अगला मेन नाम क्या आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप जब स्क्रीनशॉट ले रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन किस किस हिसाब से बन सकता है। ठीक है, तो आप उनको क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ओके, अब देखो एक और यहां पर पीपीटी तैयार किया मैंने। देखो एक नाम लिखा हुआ यहां पर, सोशल इंटरेक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया। क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स इसको, सामाजिक अंतरक्रिया। ये हिंदी के नाम में मात्रा वात्रा की मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट्स, हिंदी में बहुत गरीब हूँ, बिल्कुल बीपीएल वाली सिचुएशन है, तो आप देख लेना मात्रा की सिचुएशन। अगला नाम लिखा है स्टूडेंट्स, लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं भाषा। और कल्चर आपको पता ही है, कल्चर को हम क्या कहते हैं, संस्कृति। तो आपको पता ही है इनके सिद्धांत का नाम ही क्या है, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने सीखने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई है स्टूडेंट्स, वो किसकी बताई है, सामाजिक अंतरक्रिया की, सोशल इंटरेक्शन की। कि बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो क्या करता है, समाज के अंदर जो अधिक सक्षम व्यक्ति है उनसे अंतरक्रिया करते अपने ज्ञान के भंडार में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, कैसे, एक बहुत नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो कोई एक बच्चा है जो बिल्कुल छोटा सा है और वो पूर्व बाल्यावस्था में है, वो अपने घर से बाहर निकला, और जब वो घर से बाहर निकला तो उसने क्या किया, कोई एक वर्ड सुना, गाली गलौच जिसको हम कह सकते हैं, पर्टिकुलर बोल के बता नहीं सकता, तो बच्चे ने उस वर्ड को क्या किया, इमिटेट कर लिया, और वो बात एज इट इज आके किसको बता दी, अपनी माँ को बता दी। तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको समझाया, क्योंकि उसको पता कि इस बच्चे को अच्छे और बुरे का पता नहीं है। तो क्या हुआ, उसने समाज से अंतरक्रिया की। ठीक है ना, अब वो इंटरेक्शन कैसा हो सकता है, अच्छा और बुरा दोनों भी हो सकता है। उसको पूरा अप्लाई वापस कौन करेगा, बच्चा ही करेगा। कैसे, तो उसकी माँ ने उसको बताया कि ये जो वर्ड है ये आपको किसी और के सामने नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना, तो भले ही वो चीज गलत थी, लेकिन उससे समाज के माध्यम से उसने अंतरक्रिया की, और उस गलत चीज को उसने क्या किया, अपने व्यवहार में नहीं डाला, उसको बिल्कुल क्या कर दिया, बाहर कर दिया। या फिर दूसरा मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि जैसे कि मतलब आपने किसी की हेल्प करते हुए देखा, मदद करते हुए देखा, तो इससे आपके माइंड में भी क्या आया कि वास्तव में किसी नीडी पर्सन की मदद करनी चाहिए, आपको किसी दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। तो इससे भी आपका क्या हुआ, जो एक मॉरल डेवलपमेंट की जो हम बात कर सकते हैं, एक मॉरल वैल्यूज आपके अंदर डेवलप हुई है। तो इसीलिए लेव वाइगोस्की ने सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका बताई है, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया, और साथ ही साथ यहां पर किसकी बात की है, कल्चर की, संस्कृति की। आपको पता ही है कि आपको अपनी संस्कृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्या क्या ट्रेडिशंस है जिनको आप फॉलो करते आ रहे हो। ठीक है, जिसमें आपका मतलब पहनावा भी आ जाएगा, बोलचाल करने का ढंग भी आ जाएगा, आपके रीति रिवाज, ये सारे आप किसके माध्यम से सीखोगे, अपने कल्चर के माध्यम से। अब इन तीनों में एक और महत्वपूर्ण नाम आ रहा है स्टूडेंट्स, लैंग्वेज, भाषा। देखो मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है, इंपॉर्टेंट कर देता हूं।
ये मैं आपको जीन पियाजे में भी बता चुका हूं, लेकिन वापस आपको यहां पर बता देता हूं। देखो, यदि आपसे पूछे कि संज्ञानात्मक विकास में लैंग्वेज की भूमिका को किसने इंपेसाइज किया या किसने महत्वपूर्ण बताया, तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? लेव वाइगोस्की। कैसे? लेव वाइगोस्की कहते हैं कि पहले बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चे के अंदर पहले भाषा का विकास होता है और उसके बाद में बच्चा क्या करता है? चिंतन को प्रारंभ करता है। तो भाषा और चिंतन दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उनके मत यहां पर क्या है? अलग अलग। पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? भाषा और चिंतन एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अलग नहीं कह सकते आप। यानी ये एक ही संज्ञानात्मक विकास नाम के एक ही सिक्के के क्या है? दो पहलू है। लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा? पहले चिंतन होगा और बाद में क्या होगा? भाषा का विकास होगा। लेकिन वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज डेवलप होगी, उसके बाद में क्या होगा? चिंतन का विकास होगा। मैं आपको जब ये अभी अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लेव वाइगोस्की का, तो लास्ट में मैं आपको जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने मेजर डिफरेंस है क्या उनके संज्ञानात्मक विकास में, उसकी एक अलग से टेबल भी बनाकर बताऊंगा। वहां से भी आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो देखो, हमने जो एस्पेक्ट पढ़े थे उसमें नाम क्या क्या थे? ZPD, MKO और स्केप फोल्डिंग। उसी के साथ तीन और आयाम, तीन और एस्पेक्ट हमने पढ़े, जिसका नाम क्या हो गया? सामाजिक अंतरक्रिया, संस्कृति, और एक नाम क्या हो गया? लैंग्वेज। और इसी के कारण इसकी थ्योरी को सोशो कल्चर थ्योरी भी कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं स्टूडेंट्स। आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां पर लिख देता हूं एक नोट डाल के, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना स्टूडेंट्स। नोट डाल के लिख रहा हूं, संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। तो भाषा की भूमिका को महत्वपूर्ण किसने बताया, है ना? तो यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, साइड में आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना बढ़िया गोल्डन वर्ड्स में। तो भाषा की भूमिका को महत्वपूर्ण किसने बताया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वाइगोस्की। एज इट इज क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छे से लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसकी अगली कड़ी में अगली चीज क्या आ रही है? देखो, यहां पर मैंने एक टाइटल दिया है। ये हर चीज को मैंने एक पॉइंट के रूप में आपको डिवाइड करके बताया है, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है वो इजीली आपके माइंड में, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक नाम लिखा मैंने, कक्षा में वाइगोस्की सिद्धांत का प्रयोग, कि भाई हम इसको क्लासरूम कंडीशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर दो नाम बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। एक आपके नाम आ रहा है कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखो, थोड़ा हिंदी टर्म जो है आप हिंदी खोज डिक्शनरी में देख लेना या गूगल पे सर्च करके कर लेना स्टूडेंट्स। नाम क्या लिखा हुआ है? कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है ना? जैसे आप कोलाज बनाते हो ना, मतलब जिसमें 4-5 फोटोज को एक साथ ही आपने क्या कर दिया, समूह के अंदर आपने एक फ्रेम में आपने जोड़ दिया। उसी से रिलेटेड है सेम, कि भाई बच्चा जो है वो अपने पीयर ग्रुप के साथ रहकर क्या कर सकता है? बहुत अच्छे से सीख सकता है। कैसे? मान लो आपने 5 लोगों का, 5 स्टूडेंट्स का क्या बना लिया? ग्रुप आपने बना लिया वहां पर, ठीक है ना? तो ऐसे में क्या होगा, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई तो उस ग्रुप का कोई भी मेंबर जो है वो आपकी प्रॉब्लम का क्या कर सकता है? सॉल्यूशन कर सकता है, आपकी वहां पर क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। तो यहां पर भी क्या हो रही है? मदद हो रही है, लेकिन वो मदद कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। वो जो मदद हो रही है वो आपके किसके रूप में हो रही है? एक समूह के रूप में हो रही है। तो जब समूह के रूप में आपकी मदद करके आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स? कोलैबोरेटिव लर्निंग। बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का संबंध किससे है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोस्की या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओके, अगला नाम आ रहा है स्टूडेंट्स यहां पर रेसिप्रोकल टीचिंग।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। दोनों में ही मदद हो रही है, एक में पीयर ग्रुप के द्वारा मदद हो रही है, लेकिन रेसिप्रोकल टीचिंग में जो आपकी मदद जो है स्टूडेंट्स, वो किसके द्वारा की जाएगी? आपके टीचर के द्वारा की जाएगी। कैसे, मैं अभी आपको बता देता हूं। यहां पर मदद कौन कर रहा था? आपका पीयर ग्रुप, आपके सहपाठियों, आपके साथियों द्वारा ही आपकी क्या की जा रही थी? मदद की जा रही थी। ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर क्या होता है? यहां पर भी बच्चों का ग्रुप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब टीचर ने क्या किया? अपना लेसन डिलीवर किया। लेसन डिलीवर करने के बाद में टीचर क्या करेगा? क्वेश्चनर को अपनाएगा, प्रश्नावली को अपनाएगा, बच्चों से क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न पूछने से वहां पर टीचर को पता चलेगा कि भाई हाँ, यहाँ बच्चों को यहाँ पर क्या आ रही है? डिफिकल्टी आ रही है, परेशानी आ रही है। तो वहां पर टीचर क्या करेगा? उन प्रश्नों को बच्चों के सामने क्या करेगा? क्लैरिफाई करेगा, उनका अच्छे से विवरण प्रस्तुत करेगा, ताकि बच्चे उस चीज को अच्छे से क्या कर लेंगे? अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो यहां पर हेल्प तो की जा रही है, लेकिन हेल्प किसके द्वारा की जा रही है? टीचर के द्वारा की जा रही है। और जब वो सारी चीजें बच्चों के आगे क्लियर कर देगा और उसके बाद में सबसे अंत में जाके सारी चीजों को एक साथ क्या कर देगा? कंसाइज कर देगा, समराइज कर देगा उनको, या जनरलाइज या सामान्यीकरण वहां पर उसका कर देगा। मैं आपको बिल्कुल पार्ट में बता देता हूं। यहां पर टीचर क्या कर रहा है बच्चों से? सबसे पहले क्या करेगा? क्वेश्चनिंग करेगा स्टूडेंट्स। देखो पूरा प्रोसेस लिख देता हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चनिंग करी, फिर क्वेश्चनिंग करने के बाद में अगला काम वो क्या करेगा? क्लैरिफाइंग करेगा, यानी जो भी डिफिकल्टीज थी उन सारी चीजों को बच्चे के सामने क्या करेगा? क्लियर करता जाएगा। और सबसे अंत में जाके वो क्या कर देगा? उस पूरे टॉपिक को समराइज कर देगा, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? वो सामान्यीकरण कर देगा, जनरलाइज कर देगा। ठीक है, इधर हिंदी में लिख देता हूं, संक्षिप्तीकरण, या इसी को हम स्टूडेंट क्या कह सकते हैं? सामान्यीकरण भी कह सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा स्टूडेंट्स। देखो कि भाई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को क्लासरूम कंडीशन में कैसे अप्लाई किया जाता है। पहला नाम क्या था? कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें बच्चा अपने पीयर ग्रुप में अपने सहपाठियों के द्वारा ही क्या करता है? एक दूसरे की हेल्प लेते रहते हैं। ये हो गया कोलैबोरेटिव लर्निंग। दूसरा क्या आ गया? रेसिप्रोकल टीचिंग। तो इसमें भी हेल्प की जाएगी, लेकिन हेल्प करने वाला कौन होगा? वहां पर आपका टीचर होगा। वो बच्चों से क्या पूछेगा? आपस में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों को जो प्रॉब्लम आएगी, फिर उस प्रॉब्लम को वो क्या करेगा? क्लैरिफाई करेगा। और क्लैरिफाई करने के बाद में लास्ट में उन चीजों का सामान्यीकरण कर देगा, जनरलाइज कर देगा, या उसका क्या कर देगा? समराइजेशन कर देगा। स्टूडेंट्स एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे लास्ट पॉइंट हम लेने जा रहे हैं। लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में, उनके कहां पर फ्लक्चुएशन आता है, कहां पर डिफरेंस आता है, तो दोनों के डिफरेंस की यहां पर बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बता देता हूं स्टूडेंट्स। एक तरफ मैंने यहां पर लिख दिया है पियाजे। पियाजे मतलब जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और इधर हम ले लेते स्टूडेंट्स दूसरा नाम, जो कि क्या है? वाइगोत्स्की। ये तो आपको पता ही है कि पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जबकि वाइगोत्स्की क्या है? रसिया के साइकोलॉजिस्ट थे। अब इन दोनों, ये दोनों ही क्या है? संज्ञानवादी है, निर्मितवादी भी है दोनों। ठीक है ना। लेकिन एक सीखने के अंदर किसकी बात करता है? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, पियाजे कहता है कि बच्चा जो सीखता है वो कैसे सीखता है? अलोन सीखता है, यानी बच्चा अकेले ही सीखता है, यानी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, उसको किसी के हेल्प की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। उसी की जगह वाइगोस्की ने क्या कहा है कि बच्चा जो है वो सीखेगा, लेकिन किसकी मदद से? सक्षम व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया या अंतरक्रिया के द्वारा सीखेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये पहला मेजर डिफरेंस, ताकि दोनों चीजें आपको मेन थ्योरी है कि आपके माइंड में कंप्लीट हो जाएगी। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था
जीन पियाजे कहते हैं कि पहले चिंतन प्रारंभ होता है और उसके बाद में भाषा का विकास होता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं। जीन पियाजे ने क्या कहा? पहले चिंतन तथा पहले चिंतन यानी थिंकिंग तथा बाद में भाषा का विकास। बाद में किसका विकास? बाद में भाषा की बात करता है। जबकि इसके विपरीत वाइगोस्की क्या कहता है कि इन्होंने पहले नंबर पे किसको बताया? भाषा को। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अच्छे से लिख लेना। और सेकंड नंबर पे इन्होंने किसको बताया? चिंतन को यानी थिंकिंग को। मैं 2-3 बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर तीसरी बात यहां पर जो आती है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसको कर देता हूं। ये सारे पॉइंट अच्छे हैं, फिर भी इस पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से देख लेना। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है, पहले डेवलपमेंट होता है, पहले मैच्योरिटी आती है और उसके बाद में बच्चा क्या करता है? अधिगम करता है। यानी इन्होंने जो अपना प्रोसेस है, इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास कैसे प्रोसीड करता है? फ्रॉम डेवलपमेंट टू लर्निंग। ठीक है ना? ये किसकी बात करते हैं? लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, डेवलपमेंट टू लर्निंग की बात करते हैं। यानी इन्होंने सीखने में विकास की भूमिका यानी मैच्योरिटी की भूमिका को क्या दिया है? बल दिया है, एम्फेसाइज किया है। जबकि लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि ये कैसे प्रोसीड करता है? फ्रॉम लर्निंग टू डेवलपमेंट। यानी पहले क्या होगा? अधिगम करेगा बच्चा, सीखेगा और इससे उसका क्या होगा? विकास होगा। बहुत सिंपल नाम है, सबको पता, लर्निंग यानी अधिगम और डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? विकास। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिएगा। चौथा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ा था जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को अवस्थाओं में बांटा था। 4 अवस्थाएं पढ़ी थी ना हमने, जबकि लेव वाइगोस्की जो है अपने सिद्धांत में अवस्थाओं की बात नहीं करता। बहुत नॉर्मल पॉइंट है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया? संज्ञानात्मक जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास किसमें होता है? अवस्थाओं में होता है। संज्ञानात्मक विकास किसमें होता है स्टूडेंट्स? अवस्थाओं में होता है। 4 अवस्थाएं पढ़ी थी हमने जीन पियाजे की पिछले वीडियो में। जबकि लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए अवस्थाएं आवश्यक नहीं है। एक सेकेंड, इन्होंने क्या कहा है? इसके लिए अवस्थाएं आवश्यक नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि ये अवस्थाओं में ही हो। तो अवस्थाएं आवश्यक नहीं है। एक बार फिर से मैं आपके रिपीट कर देता हूं। पियाजे क्या कहता है? बच्चा अकेले ही सीखता है। जबकि वाइगोस्की ने क्या कहा? हेल्प की जरूरत होती है, एम को ओ के द्वारा हेल्प की जाती है। दूसरा, पियाजे कहता है कि पहले चिंतन फिर भाषा का विकास, जबकि इसका जस्ट उल्टा किसने बताया? वाइगोस्की ने। तीसरा, पियाजे ने क्या कहा? पहले भाषा का विकास, पहले विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और उसके बाद में क्या आती है? लर्निंग आती है। जबकि वाइगोस्की ने क्या कहा? पहले लर्निंग और उसके बाद में डेवलपमेंट। चौथा, जीन पियाजे ने विकास, संज्ञानात्मक विकास की क्या बताई? 4 अवस्थाएं बताई थी। तो संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं पर आधारित होता है, जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि इसके लिए अवस्थाएं आवश्यक नहीं है। ये कैसे भी हो सकता है, किसी भी समय किसी की भी हेल्प के द्वारा संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। सबसे लास्ट जो डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता देता हूं। लिख नहीं पाऊंगा यहां पर, आप सुन लो या फिर मैं ऊपर लिख देता हूं। इधर देखो, ये 5वां पॉइंट आप सबसे लास्ट में लिख लेना स्टूडेंट्स। चलो लिख ही देता हूं, देखो नीचे भी आ जाएगा। ये देखो, मैं सबसे लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं। वर्ड आ रहा है यहां पर परिपक्वता। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। ठीक है, तो जीन पियाजे कहते हैं कि सीखने के अंदर, संज्ञानात्मक विकास के अंदर इन्होंने मैच्योरिटी या परिपक्वता की भूमिका को क्या किया है? महत्वपूर्ण बताया है। जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि सीखने के लिए या संज्ञानात्मक विकास के लिए मैच्योर होना जरूरी नहीं होता। ये क्रॉस का निशान का मतलब क्या हो गया? इन्होंने मैच्योरिटी की बात की है, जबकि इन्होंने मैच्योरिटी की बात नहीं की है स्टूडेंट्स। तो ये आप इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। इसको राइट डाउन भी कर लेना। ये सारे जो डिफरेंसेस है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास को डिस्क्राइब किया, उसके एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से समझा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके अच्छे से तैयार होने की संभावना रहेगी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वापस फिर से मिलते हैं नई क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। ओके।